नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन कर कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको SC/ST एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। SC/ST एक्ट कानून अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए 1989 में बनाया गया था। इसका मकसद है SC/ST वर्ग के लोगों के साथ अन्य वर्गों द्वारा किए जाने वाला भेदभाव और अत्याचार को रोकना। इस कानून में SC/ST वर्ग के लोगों को भी अन्य वर्गों के समान अधिकार दिलाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इन लोगों के साथ होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही SC/ST वर्गों के साथ भेदभाव या अन्याय करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। एक्ट का मकसद SC/ST वर्ग के लोगों को अन्य वर्गों की तरह ही समान अधिकार दिलाना भी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अपराधों के हालत में इस एक्ट में सुनवाई का विशेष प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत कठिन सजा का भी प्रावधान है। कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत को भी खत्म कर दिया। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रदीप शर्मा जी, आपको SC/ST एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ ही कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खोल चुकी हैं। तो आज का विषय एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। विषय दरअसल है SC/ST एक्ट से जुड़ी जानकारी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खोल चुके हैं। 7065013841 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आप SC/ST एक्ट से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। तो लीगल हेल्पलाइन में आज का जो हमारा विषय है वो है SC/ST एक्ट से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं इस विषय में तफसील से जानकारी जानना, या फिर अगर आपका कोई सवाल है जो कि आप जानना चाहते हैं, कानूनी राय लेना चाहते हैं, अगर आपके साथ भी किसी तरह का भेदभाव हुआ है, आपके साथ भी अत्याचार आपके ऊपर हुआ है या फिर आपका शोषण हुआ है, तो आप फोन करके अपनी कानूनी सहायता करवा सकते हैं। यानी कि कानूनी तौर पर आप उस रास्ते को पूछ सकते हैं हमारे कानून विशेषज्ञ से कि आपको किस रास्ते को अख्तियार करना है, किस रास्ते पर चलना है और कैसे आप कानूनी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। SC/ST एक्ट के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी मौजूद हैं और ऐसे में आपको दरअसल ये बताएंगे कि आखिर इस कानून को लाने का मकसद क्या था, इस एक्ट को बनाने का मकसद क्या था। 1989 में इस एक्ट को बनाया गया था और इसके पीछे की तमाम उन पहलुओं को भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे जिसके तहत इस एक्ट को बनाया गया था। आखिर क्या वजह इसके पीछे थी और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसके तहत किस तरह की कार्रवाई होती है, पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है और जो लोग ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ अगर किसी भी तरह का अत्याचार का मामला सामने आता है तो आखिर पुलिस उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है। अभी फिलहाल हमारे साथ सीधे प्रदीप शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे सबसे पहले इस कानून के बारे में जानना चाहूंगी। SC/ST एक्ट क्या है, पहले हमारे दर्शकों को बताएं। जी नेहा जी, इनफैक्ट सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि SC/ST एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जी समाज में इस समाज को शुरू से ही देखा गया है, जब से हम आजाद हुए हैं, कि कुछ श्रेणी के लोग ऐसे हैं जो अभी जो सही तरह से उभर नहीं पाए किसी कारण से। इसी कारण से ही जब हम आजाद भी हुए तो इनके लिए एक विशेष कैटेगरी SC/ST कैटेगरी बनाई गई, जिसके अंदर इनको रिजर्वेशन दिया गया
और सरकार का बेसिक मकसद इसमें यही था कि इनको किसी तरह इनका उत्थान हो सके, इनको आम जनता के साथ लेके आ सके। लेकिन उसी तरह कुछ जातियां थी समाज के अंदर जो अपने काम के आधार पर ऐसा काम था और लोग कुछ ये सोचते थे कि ये काम करने वाले लोग थोड़ा सा सोशली नीचे हैं, तो इसलिए उनको और उनके ऊपर अलग अलग तरीके से एट्रोसिटीज होती थी, यातनाएं होती थी। उन यातनाओं को रोकने के लिए सरकार को जरूरत पड़ी कि इन जातियों के लिए एक हम एक्ट बना दें ताकि कि उनको कोई किसी तरह का परेशानी ना हो और उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये बेसिकली इसका था। ये एक्ट SC/ST एक्ट जो होता है, इसको बोलते हैं हम SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, जो कि 1898 में आया था और 2018 में इसका दोबारा से अमेंडमेंट हो गया था। इसमें नेहा जी बहुत सी चीजें हैं। अभी जब जो कई बार इसका क्या है आपको पता है, जैसे हर चीज की कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, तो इनके दोनों के दोनों तरीके हैं। इसका कुछ लोग मिसयूज भी करते थे और कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम्स भी होती थी। अभी जो एक्चुअली बात थी उसमें ये था कि क्या है और कैसे इस एफआईआर वगैरह लॉन्च करने का इसमें क्या प्रावधान है और किस तरह से हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं। इसका बेसिक पर्पज ये है नेहा जी कि आप किसी भी SC/ST के जो लोग हैं उनको अगर पब्लिक प्लेस में या ऐसे स्थान पे कि उनको आप अगर उनकी जाति के तौर पर अगर जात के नाम को देखकर अगर बोले तो वो आपको अट्रैक्ट कर देता है SC/ST एक्ट पे। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर कि जितने जो भी इंसल्ट वो सभी के सभी ऑफेंस नहीं है SC/ST के लिए अगर वो पब्लिकली नहीं बोली गई है। तो कहता है कि SC/ST एक्ट होने के लिए उसको ह्यूमिलिएट, उस कैटेगरी के आदमी को आपको पब्लिक में इंसल्ट करें अगर, तभी ये एक्ट अट्रैक्ट होता है। मतलब पर किसी व्यक्ति को अगर ह्यूमिलिएट करने की धारणा होती अगर है तब अट्रैक्ट होगा। अगर आप कमरे के एक चार दीवारी के अंदर अगर किसी को कुछ बोल दे और वो अगर किसी ने नहीं सुना तो वो फिर ये एक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा। जी ठीक है प्रदीप जी, एक्ट के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मंजूरी की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बताएं। हुआ इसके अंदर, इसमें एक्चुअली सेक्शन 18A भी इंट्रोड्यूस किया गया जब ये अमेंडमेंट हुआ 2018 के अंदर उसमें 18A के अकॉर्डिंगली कोई इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी ने ये लगता है कि SC/ST एक्ट एप्लीकेबल है तो 18A में, सेक्शन 18A में ये प्रोविजन है कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप रजिस्टर कर सकते हैं FIR को। और उसमें साथ में साथ ये भी प्रावधान है कि आप किसी की सीनियर ऑफिसर की आपको इसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें FIR रजिस्टर करनी है। आप सीधा जो SHO है उस स्टेशन का, स्टेशन हेड ऑफिसर है, वो उसके ऊपर डायरेक्ट FIR लॉन्च कर सकता है। जी प्रदीप जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बताया भी जाता है कि इस एक्ट के अंदर अगर कोई SC/ST वर्ग का कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति पे आरोप लगाता है कि उसका शोषण हुआ है, उस पर अत्याचार हुआ है या फिर उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ है, किसी भी तरह का आरोप लगाता है या फिर उसके साथ भेदभाव किया गया है, तो बिना ये सोचे समझे कि हाँ इसने ऐसा किया है इस व्यक्ति के साथ या नहीं, पहले उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, ऐसा है क्या? नेहा जी, ये एक्ट ही ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमा फसाई मतलब ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि किसी SC/ST के आदमी के साथ आपने ऐसा पब्लिकली बोला, उसके विटनेसेस होने चाहिए। अगर पुलिस को ये लगता है कि प्रमा फसाई प्राथमिकता के रूप पर अगर कोई केस इसके ऐसी सेक्शंस में
बनता है तो FIR लॉन्च कर लेंगे। अब मैं एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो SC/ST एक्ट है, इसकी स्पेशल कोर्ट्स होती है। आपने अगर किसी को अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद ये आप उसी में जाएगा उस कोर्ट के अंदर, और उस कोर्ट की अपील भी जो होगी, जो भी डिसीजन हो स्पेशल कोर्ट्स का, उसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है। मतलब कि आप उसी को वहीं पे अपील लगा सकते हैं। अगर किसी आपकी अगर FIR हो गई तो आप वहां पर उसको चैलेंज करेंगे, अगर वहां पर भी नहीं हुआ तो इसकी अपील सीधी फिर हाई कोर्ट के अंदर है। बेसिकली इसलिए था बेसिकली कि SC/ST से जुड़े जो भी लोग थे उनके अगेंस्ट क्राइम्स बहुत होते थे, और वो उस श्रेणी के जो लोगों में इस तरह की बातें थी, जैसे किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते कि भाई आप इस जाति के हैं तो हमारे साथ खाना बैठ के नहीं खा सकते, इस कुएं से गांव में आपने देखा होगा पानी नहीं लेके आ सकते, या सर पे मल नहीं ढो नहीं सकते हैं, उनको बाध्य नहीं कर सकते। यहाँ पे इनको नहीं चाहता जी एक्टिविटीज को करूं और आप किसी को जबरदस्ती करेंगे तो SC/ST एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें नेहा जी फिर जो 18A मैंने बताया था, ये अमेंडमेंट हुआ था एक्चुअली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक हितेश वर्मा का केस है, काफी पॉपुलर है, जो SC/ST एक्ट के ऊपर ही है। उस केस के अकॉर्डिंगली ये हुआ था कि कुछ लोग इस एक्ट का मिसयूज भी करते हैं, और मिसयूज करके वो इनोसेंट लोगों को फंसा देते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था जिसमें ये कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन इसमें होना चाहिए। लेकिन फिर एक दो धारी तलवार है, इसका फायदा भी किसी ने उठाया, और बाद में फिर तरफ से ये आया कि इस जाति के ऊपर दोबारा से अत्याचार होने शुरू हो जाएंगे, तो उसका अमेंडमेंट हुआ। और 18A में फिर वही हुआ कि अगर पहले अगर आपको ये लग जाए कि इसके अंदर ये कोई केस बनता है तो आप इसके अंदर FIR भी रख सकते हैं, और उसमें आप किसी की भी कोई परमिशन की आपको जरूरत नहीं है। जी, आपने सबूतों का जिक्र किया था कि विटनेस इसमें पेश करने पड़ते हैं। सर, बंद कमरे में अगर कोई किसी को कहता है, कुछ भी आरोप लगाता है, या फिर कोई शोषण की बात होती है, या फिर गाली गलौज होती है, या फिर किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है, वो उस वक्त अगर वो दो लोगों के बीच में ही होता है तो फिर किस तरह के सबूत इसमें काम होते हैं या फिर कारगर होते हैं? नेहा जी, बंद कमरे में अगर कोई हुआ तो उसका कोई विटनेस नहीं है जी, क्योंकि बेसिकली जैसे जिस तरह से डिफेमेशन होता है, जिसे हम जनरल पब्लिक के लिए डिफेमेशन कहते हैं, इट हैज टू गो टू सम अदर पर्सन। मतलब कि डिफेमेशन भी जैसे हम आम भाषा में बोले तो उसी तरह होता है कि जब आप किसी को किसी तक वो समाचार पहुंचे, इसी तरह ही ये SC/ST एक्ट उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी तरह से आपने इन SC/ST एक्ट के तहत उसको डिफेम नहीं किया, उसकी डिग्निटी को लोअर डाउन नहीं किया। लोअर डाउन तो तभी होगा जब आम जनता के बीच में आप इसके बारे में बोलेंगे। और पनिशमेंट और प्रोविजंस इतने सख्त हैं इस एक्ट के अंदर कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, और सजा भी है। और इतना ही, मतलब कि अगर किसी ने इस जी नेहा जी सुन पा रही हैं? जी सुन पा रहे हैं, बताइए जी, अपनी बात पूरी करिए। आप सुन पा रहे हैं नेहा जी? जी प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। चलिए, लगता है प्रदीप जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश सुन नहीं पा रहा हूं आपको। ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं प्रदीप जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। SC/ST एक्ट के बारे में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या कुछ प्रावधान है, किस तरह के सबूतों की जरूरत पड़ती है और इसके खिलाफ किस तरह के कार्रवाई होती है। अगर किसी भी व्यक्ति SC/ST के वर्ग के व्यक्ति के साथ ही अगर शोषण या फिर यूं कहें कि उत्पीड़न की खबरें आती है या फिर किसी भी तरह से अभद्रता उसके साथ की जाती है, तो किस तरह की सजा का प्रावधान है। दरअसल बात हम SC/ST एक्ट के बारे में कर रहे हैं। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए
हुए हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र आप ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कि जो लोग इसका मिसयूज करते हैं, ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होती है? नेहा जी, कार्रवाई इसके ऊपर ये होगा कि अगर कोई कोई भी किसी आदमी के अगेंस्ट कुछ बात कहता है तो उसके ऊपर पीनल लॉज एप्लीकेबल हैं और उसके ऊपर प्रावधान है कि उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। जी, अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम में आरोपित अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं है। विस्तार में इसे समझाने की कोशिश करें। नेहा जी, इसमें अग्रिम जमानत का मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया था कि एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जी, जो कि जिसमें इलाहाबाद को हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल होनी चाहिए, और उसने एक आध केस में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन भी था कि और इसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे उनका आधार ये था कि इससे ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस के अंदर में जहां पर मर्डर तक के केसेस भी जो होते हैं उनमें भी जब अगर एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है तो इसमें क्यों नहीं। तो दोनों लोग कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे थे। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ कोई केस खत्म हो गया है जी, जी। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको है, उसके बाद आप अपनी सच्चाई को सामने से दीजिए। केस में कोर्ट आएगा, उसके बाद इसमें प्रोविजन है, सजा का प्रोविजन है, इसमें 1 साल तक की सजा होती है अगर कोर्ट ये पाए कि किसी ने जाति जनजाति का इस एक्ट का मिसयूज किया है। इस एक्ट के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको क्रॉस किया है जी। एक्चुअली क्या है कि ये एक्ट है बेसिकली, इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। हम शुरू करते हैं सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 के अंदर पनिशमेंट का प्रोविजन है। उस सेक्शन के अंदर सेक्शन 3 में बिल्कुल साफ साफ बताया हुआ है कि किस तरह की एक्टिविटी में किस तरह की पनिशमेंट हो जाएगी जी। और इसमें अगर ये पाया जाए कि कोई दोषी है आदमी, पब्लिक सर्विस अपने कार्यस्थल पे भी कई बार देखा गया है कि कुछ लोग जो सीनियर हैं आपके ऑफिस के अंदर, वो कई बार कुछ अपशब्द यूज कर लेते हैं। इस एक्ट के तहत जो लोग आते हैं, श्रेणी में आते हैं, तो उनके ऊपर भी पीनल प्रोविजंस हैं। ठीक है प्रदीप जी, चलिए इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गई हैं, आरती है दिल्ली से। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी आरती जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, मेरी शादी 2013 में हुई थी जी। हेलो जी सुन पा रहे हैं, बताइए। हेलो मैम, मेरी शादी 2013 में हुई थी जी। हाँ मैम, मेरे ससुराल वाले मुझे काफी परेशान करते हैं जी। मेरी 2 बेटी मैम, एक 6 महीने की और एक 7 साल की। ठीक है प्रदीप जी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, किस तरह से इसे देखेंगे आप और क्या कुछ राय देंगे? नेहा जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को अगर है तो आप जा सकती है पुलिस के पास और एक कंप्लेंट आपको देनी होगी पुलिस के SHO के पास जाकर उस थाने में कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ये मेरे साथ बदसलूकी हो रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी पहले, और अलग अलग करना चाहे, अपने पति के साथ ना रहना चाहें, तो उस स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इनको पेटिशन मूव करनी पड़ेगी और ये डाइवोर्स ले सकती हैं। उसमें इनको कम से कम 1 साल का सेपरेशन मस्ट है, और वो सेपरेशन क्रूएल्टी इनको प्रूव करना पड़ेगा, इनके ऊपर क्रूएल्टी थी। जी चलिए, उम्मीद करते हैं आरती जी आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, आपने बहुत तफसील से हमें SC/ST एक्ट के बारे में बताया और विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।